Hello, 8th class. How you guys doing? So, this is the first video of our chapter second of science, which is microbes, friend or foe, or you can say them microorganisms. Okay. So, सबसे पहली बात तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ चैप्टर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम उस चैप्टर से रिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप रिलैक्स होके अपनी बुक्स बंद करके आराम से बैठ सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, आज हम लोग एक स्टोरी के जरिए जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सो यू गाइस अप फॉर अ स्टोरी। और तो ऑप्शन ही क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ ही चले जाओगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी आप उनको बोल सकते हो। अब होते क्या चीज है ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखिए, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, क्या चीजें होती हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज अलोन, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम सिर्फ अपनी आंखों के जरिए नहीं देख सकते, और दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ओके, सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम जिन ऑर्गेनिजम्स को किसी माइक्रोस्कोप की मदद से, जिसको कि हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, क्लियर है? कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं डायरेक्ट अपनी स्टोरी के ऊपर। तो देखिए, अब आपकी सराउंडिंग्स में आपको जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ओके, देखो चारों तरफ अपने, आप हो सकता है अपने घर में बैठे हों, हो सकता है आप किसी बाहर पार्क में बैठे हों, किसी गार्डन के अंदर हों, या किसी बाहर घूमने गए हो, कहीं हिल स्टेशन पे हो, तो चारों तरफ जब आप देख रहे हो, या किसी बंद कमरे के अंदर अपने घर के अंदर ही बैठे हैं, तो चारों तरफ आप देख रहे हैं, तो आपको जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो सभी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर मैं बाहर देखता हूँ, अभी मैं विंडो के बाहर अगर देखता हूँ, तो मुझे पेड़ पौधे बाकी सारी चीज़ें, कुछ दो तीन इंसान हैं वो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक डॉग बैठा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि मैं नहीं देख सकता, चाहते हुए भी नहीं देख सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनका साइज बहुत ही छोटा है, और उनको मैं अपनी जो मेरी जो आईज हैं उनसे डायरेक्ट नहीं देख सकता, ठीक है, ये चश्मा लगाने के बाद भी नहीं देख सकता। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो कहाँ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ठीक है, हम उनको कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आप फाइंड आउट कर सकते। आपके घर के अंदर, घर के बाहर, ओके, और तो और आपकी बॉडी के अंदर भी। देखिए, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। जो ह्यूमन बॉडी है वो अप्रोक्सीमेट 10 ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं उससे मिलके बनती है, ओके। अब वो जो 10 ट्रिलियन सेल हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर, ठीक है, जो 10 ट्रिलियन सेल हैं उनके अंदर अप्रोक्सीमेट अगर होना चाहे तो 100 ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और वो सब हमारी बॉडी के अंदर ही चलता रहता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता। तो उनका साइज बहुत ही छोटा है, जो हमारी इमेजिनेशन है उससे भी कम उनका साइज हो सकता है, ओके। तो कहाँ हो सकते हैं? कहीं भी हो सकते हैं। बड़े जो हार्श एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है कहीं पे, किसी माउंटेनियस रीजन में, माउंट एवरेस्ट है जैसे, ठीक है, या फिर साइबेरिया है, अंटार्कटिका है, वहाँ भी मिलेंगे। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं,
और हमारे जो बहुत ही गर्म जगह जैसे जैसे कोई वोल्केनिक वेंट है अगर, ठीक है, या हॉट स्प्रिंग है, वहाँ भी हमको ये सब चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब वहाँ पे हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे, वो हमको बड़े अच्छे तरीके से कहीं भी हम उनको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अब हमें पता चला है कि वो कहीं भी मिल सकते हैं, इवन इन आवर बॉडी हम उनको ढूंढ सकते हैं। तो अब बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर है या बाहर है, वो कर क्या रहे हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, वो हमको दिखाई ही नहीं दे रहे, वो खाना कैसे अपना ऑब्टेन करते हैं, कैसे उनके अंदर जो लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे शो करते हैं, क्या वो जिंदा है या मरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मैंने कहा था कि आपकी सराउंडिंग्स में अगर आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, उसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं और थोड़ा से बड़े स्केल पे चला जाऊँ, ठीक है, ये जो स्कूल है उससे बाहर अगर मैं जाता हूँ तो पूरी सिटी मेरे सामने आती है, सिटी के बाद जो पूरी कंट्री है वो मेरे सामने, फिर पूरे प्लेनेट की बात करते हैं। ओके, अब प्लेनेट के बाद आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारा जो स्टार है, फिर ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सी फॉर्म करते हैं, और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला के हम अपना जो यूनिवर्स है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स है। ओके, अब देखिए कि ये यूनिवर्स जो है या कोई भी चीज़, हमारे स्टार्स जो है, प्लैनेट्स जो है, सोलर सिस्टम जो, वो आए कहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ। अप्रोक्सीमेट 13.37 बिलियंस ईयर्स अगो क्या हुआ, एक ब्लास्ट जैसे एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, कोई विस्फोट जैसे होता है, वो किस चीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज़ क्या थी, बड़ा हाई टेम्परेचर भी था। ठीक है, तो एक विस्फोट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन के अंदर ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, जितनी भी सारी चीज़ें मतलब क्या, मतलब मास और एनर्जी, उसमें से ये दो चीज़ें होती हैं। ओके, अब ये दो चीज़ें वैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं, जिस भी चीज़ के अंदर कुछ भी मास है, जिस भी चीज़ का कोई भी मास है, तो उसके अंदर एनर्जी पक्का होगी, उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई भी एनर्जी आपके पास है तो उस एनर्जी को आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये आपके हायर क्लासेस के लिए, ये सब आप नहीं इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हम बात कर रहे हैं हमारा जो ये ब्लास्ट हुआ था इसके बारे में। ओके, तो ये ब्लास्ट जो हुआ, इस ब्लास्ट को नाम दे दिया गया बिग बैंग। ठीक है, ओके, अब ये जो बिग बैंग है इसके बारे में मैंने आपको क्यों बताया, मैं आपको एक जो टाइम स्पेन, जो इतना लंबा जो टाइम स्पेन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बिग बैंग से स्टार्ट किया। तो ये तो था 13.37 बिलियन से हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डायनासोर्स कब थे अर्थ पे, देखिए हमने सुना है कि हजारों सालों पहले डायनासोर थे, अब हमें तो नहीं पता कितने साल पहले, तो डायनासोर्स थे हमारे अप्रोक्सीमेट 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, आज से लगभग सिर्फ 65 मिलियन, सिर्फ 65 मिलियन नहीं होता है, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन लाइफ स्पैन के बारे में अगर उसको रख के अगर बात करें तो, ठीक है, तो आज से इतने साल पहले जो डायनासोर थे वो खत्म हो चुके थे, उनका एक्सटिंक्शन का टाइम क्या था, ठीक है, 65 ईयर्स अगो वो सब खत्म हो चुके थे। उसके पीछे भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, रीजंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज क्या कहते हैं कि कोई एस्ट्रॉइड आया था, वो टकराया था अर्थ पे, तो वो एक शॉकवेव जनरेट हुई, तो उसकी वजह से वो सारे के सारे जो डायनासोर्स थे वो सब खत्म हो गए थे। ठीक है, लगभग पूरा प्लेनेट ही बता रहे थे कि खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बारे में हम कभी बाद में जब क्लास में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कब से अर्थ पे है, अगर हम बात करें, क्या वो डायनासोर के पहले से हैं या उनके बाद से हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे अप्रोक्सीमेट
3.8 बिलियंस ऑफ ईयर्स। अब लगभग कितने साल पहले से वो अर्थ पे है? तो डायनासोर तो बहुत बाद में आए हैं। ओके, सबसे पहले जो लाइफ थी हमारी वो कैसे थी? जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो हमारे माइक्रोब्स थे, उसकी फॉर्म में लाइफ थी। ठीक है, तो मैं आपको आज दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और सेकंड हमारा है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोट्स है, आपको सिर्फ याद रखना है इसे इसको। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैंने आज ही बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी है बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 10 ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। तो कोई अलग अलग चीजें हैं, कोई कोई किसी के अंदर कितने सेल हैं, किसी के अंदर कितने सेल हैं। ठीक है, अगर हम लाइफ की बात करें कि कैसे स्टार्ट हुई थी लाइफ, ठीक, तो लाइफ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले एक सिंगल सेल की फॉर्म में। ठीक है, पहले बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े नहीं होते थे, एक सिंगल सेल होता था। अब एक चीज और आपको पता होगा कि सेल जो हमारा है उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसका एक सेंटर पार्ट। जैसे अगर हम कंप्यूटर की, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की अगर बात करें तो उसके अंदर एक सीपीयू होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ओवरऑल जितनी भी प्रोसेसिंग, जितनी भी फंक्शनिंग होती है पूरी बॉडी के अंदर, उनको वो क्या करता है? कंट्रोल करता है और ऑब्जर्व करता है। तो वही काम हमारा न्यूक्लियस भी करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पहले क्या होता था? अगर ये मैं डिफाइन कर दूं कि ये न्यूक्लियस है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगाया, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पहले जो प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर नहीं होता। तो हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस यहाँ है कि न्यूक्लियस यहाँ है कि कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे? प्रोकैरियोट्स, और उसके साथ साथ सिंगल सेल। अब ये जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम लोग बोलते थे या अभी भी क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ओके, अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई थी इन्हीं से हुई थी। ओके, इसकी शेप अगर मैं बात करूँ तो ऐसे परफेक्ट राउंड शेप में नहीं हम बात करेंगे, वो किसी भी शेप में, ऐसे रोड लाइक शेप में भी ऐसी रोड जैसी भी उनकी शेप हो सकती है, प्लेन जैसे ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, ये जो प्रोकैरियोट है, जो भी इसका कोई एक डिफाइंड अलग से कोई न्यूक्लियस नहीं है और ये सिंगल सेल भी है, तो ये हमारा क्या है? प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है। तो ऐसे बहुत सारे, इसने क्या किया? इसने अपने से छोटे साइज का जो था एक, उसको क्या कर लिया? उसको इसने खा लिया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ये अपने जैसे और के पास में चला गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, इसने भी खा रखा था। तो ऐसे ही जुड़ते गए आपस में, और उससे क्या हुआ? उससे एक मल्टी सेलुलर बॉडी एक हमारे सामने आई। ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी हमारे सामने आई, और उसके साथ साथ क्या हुआ? जो न्यूक्लियस रीजन था वो वेल डिफाइंड बनने लग गया था विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। एक अच्छी एक लेयर, एक पूरी बाउंड्री आ चुकी थी न्यूक्लियस के चारों तरफ से। ठीक है, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम दे दिया। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही थी? बता रही थी कि ये एरिया, इसके अंदर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा एरिया हमारा किसका है? वो हमारे न्यूक्लियस का एरिया है। ओके, साइटोप्लाज्म उसके बाहर है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। समझ गए? ठीक है, तो अब हमारे जो ये ऑर्गेनिजम्स थे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि सबसे पहली बात तो इनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ओके, प्लस इनके अंदर और क्या चीज है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इनको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो
थोड़ा सा आपको अंदाजा हुआ कि कैसे अर्थ स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे हमारा जो प्लेनेट था वो जनरेट हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ वो प्लेनेट हमारा। पहले गैसियस एक स्फीयर, एक गैस का एक गोला था हमारा प्लेनेट, वो धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। ठीक है, तो ठंडा होने में भी उसको लगभग 2 से 3 बिलियन साल लग गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमारा जो वहाँ पे जन्म लेना शुरू किया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो ये वाला सारा प्रोसेस कहाँ पे हो गया था, ये वाला सारा प्रोसेस था हमारा जो सीज, जो ओशियंस जो हैं वहाँ उनके अंदर। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थ का जो पोर्शन था वो पानी ही था। तो वो सारा प्रोसेस, जो ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेल ने दूसरे सिंगल सेल को खा लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये वाला भी सारा प्रोसेस हमारा कहाँ था, ये भी मल्टी सेलुलर जो प्रोसेस, जो सेल जो फॉर्म हुए हैं, ये सारा प्रोसेस भी हमारा ओशन के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा था कि किसी ने कोई मजिशियन ने कोई जो मैजिक राउंड जो उसकी होती है वो ओशन के ऊपर से अगर उसने घुमाई हो, तो अचानक से देखा जाए तो मतलब बहुत ही कम टाइम स्पेन के अंदर ये सारी चीज़ें ओशन के अंदर आने लगी थी। और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने पहले तो जैसे एल्गी होता है, जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, इस तरह से अपनी बॉडी को डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर बाद में फिशेस के जरिए इन्होंने खुद को, जैसे फिश होते हैं या और बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स होते हैं, उन्होंने खुद को वैसा डेवलप करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो धीरे धीरे वहाँ से जो लाइफ स्पेन था वो स्टार्ट हो गया था अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म थे वो बनने शुरू हो गए। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे स्टार्ट हुए थे, और ये भी आपको पता चल गया है कि वो कहाँ रहते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे जो आज एडवांस वर्ल्ड के अंदर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके होते हैं, तो बड़े बहुत सारे तरीके के होते हैं। लेकिन हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया हुआ है, उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। सेकेंड हमारा है फंजाई। थर्ड हमारा है एल्गे। फोर्थ हमारा है प्रोटोजोआ। इन्हीं 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर उसको, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक और आता है हमारे साथ, आजकल बड़ा फेमस चल रहा है ये भाई, ठीक है, वायरस, कोरोना वायरस सुना होगा आपने। ऐसे ही अलग अलग तरीके के बहुत सारे वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये तो इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि ये इवन जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी के अंदर भी रहेगा। ठीक है, तो जो वायरस है इसको हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे इस 4 ग्रुप के अंदर, अगर हम 5वां ग्रुप में बना दे तो क्यों नहीं? क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अगर तो ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाए तो वहाँ पे क्या करेगा, उस होस्ट की बॉडी के अंदर ये जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बाहर एनवायरनमेंट में आपको दिखाई दे रहा है या मिला है कहीं, तो हो सकता है वो आपको जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी बॉडी के वो शो करें, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ना दिखाए। किसी होस्ट की बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद ये जिंदा हो जाता है, वहाँ पे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा अपने जो लिविंग थिंग्स के होते हैं। ठीक है, उनको क्या करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा, वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई भी करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा भी अपनी जो जनसंख्या है इसकी। ठीक है, और उसकी बॉडी को इफेक्ट भी करेगा, अच्छे तरीके से बुरी तरीके से, वो बात की बात है। ओके, वैसे बुरे ही होते हैं, दीज आर द पर्पसिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर बात करें हम बाकी सब की, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे जो फ्रेंडली जो
जो कि हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स और फू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। तो अगर हम अपने दोस्तों की बात करें तो अगर हम टोटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं तो उसके अप्रोक्सीमेट मोर देन 90% जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे हैं हमारे लिए, बुरे नहीं हैं। ओके, 10 या उससे कम परसेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमको शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अच्छे हैं और किस चीज़ में अच्छे हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा चैप्टर से भी रिलेट करूँगा मैं इस वीडियो को। तो क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए अच्छे कैसे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर सबसे पहला इनका क्या हमारे लिए क्या बेनिफिट बताया हुआ है, किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, तो उसके अंदर बताया हुआ है मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, पेस्ट्री और एनीथिंग। ठीक है, तो कैसे हमारे लिए कैसे मदद करते हैं, देखिए अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है दही को बनाने में, दही जमाने में, बनाने में, आप कुछ भी उसको बोल सकते हैं, दही बनाने में हमारी मदद करता है। आपने अपनी मम्मी या दादी को देखा होगा क्या करते हैं, दूध गर्म किया और उसके अंदर 1 चम्मच वो दही डाल देते हैं और कुछ घंटों के बाद, ठीक है, कुछ घंटों के बाद अगर उस दूध को हम ऑब्जर्व करके उसको देखते हैं ढंग से तो वो पूरा दूध दही बन चुका होता है। ठीक है, कैसे होता है वो, कैसे होता है वो जो 1 चम्मच जो दही उसके अंदर मिक्स किया गया है, ओके, उस दूध के अंदर जो मिक्स किया गया है उस 1 चम्मच दही को मिक्स नहीं कर रहे हैं हम लोग उस दूध के अंदर जो असल में अगर देखा जाए तो वो जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया को उस दूध के अंदर मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि दूध गर्म है और जो जो टेम्परेचर है वो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करने लग जाता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता जाएगा। ठीक है, और वो सारे के सारे बैक्टीरिया मिलके उस दूध को क्या करेंगे, दही के अंदर, कर्ड के अंदर, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो पता चल गया आपको दही कैसे बनता है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन डरना मत, आप आराम से बेझिझक जो दही है, जो कर्ड है, उसका मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, ये हमारा जो डाइजेशन है उसमें मदद करते हैं। ठीक है, अब और अगर मैं बात करूं, जैसे एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस भाई साहब का नाम है ईस्ट। अब ये जो ईस्ट है ये क्या करता है, ये देखिए, अगर मैं आपको अगर किसी बेकरी के जो बेकरी आइटम्स हैं उनके बारे में अगर बात करूँ, जैसे केक है, पेस्ट्री है या ब्रेड है, इनके बारे में बात करूँ, तो आप अगर को बताऊँ मैं कैसे ब्रेड बनता है, तो देखिए कोई भी हम डो लेंगे, आटा, मैदा, किसी भी चीज़ का, ठीक है, मैदा हमारा होता है केक फ्लोर, तो उसका अगर हमने डो बनाया और उसको डो बनाते हुए हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिक्स कर दिया। अब वो ईस्ट पाउडर मिक्स करने की वजह क्या है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा डो थोड़ा सा फ्लफ़ी बने। अब वो फ्लफ़ी या जो उसका टेस्ट जो जनरेट हो वो हमारे तरीके से हो, वो कैसे होता है, वो ईस्ट क्या करता है, उस डो के अंदर रहेगा और उस डो को ही खाने लग जाएगा। ठीक है, और उस डो को खाते हुए उसको क्या करेगा, वो उसके डो के अंदर ही जो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज करेगा और वो CO2 बबल्स की फॉर्म में उस डो के अंदर ही बबल्स की फॉर्म में क्या करेगी, वहाँ पे फैलती रहेगी, जिसकी वजह से वो डो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उसको अलग अलग पीसेस में कट कर लिया जाता है, आप उसको ब्रेड बनाने में या उसको केक पेस्ट्री बनाने में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईस्ट भी हमारा एक जो क्या है, बड़ा ही अच्छा दोस्त है, अच्छा जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर हम इसको काउंट करते हैं। अब ईस्ट की बात आई है तो एक चीज़ और है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है, देखिए ईस्ट हमारा क्या करता है, ये जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है, ठीक है, अल्कोहल जो आपकी जो शराब जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए, या अल्कोहल बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, दवाइयाँ बनाने में, आजकल जो सैनिटाइज़र बनाने में, ठीक है, उसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो वो जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो क्या करते हैं, ईस्ट मिक्स कर देते हैं किस चीज़ के अंदर,
जिस भी चीज़ के अंदर नेचुरल शुगर होता है, नेचुरल शुगर में जैसे फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स जो अनाज होता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ईस्ट मिक्स कर देते हैं। अब वो ईस्ट उनको खाएगा और उसको क्या कर देगा, अल्कोहल में, जो नेचुरल शुगर है, जो उस नेचुरल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या होगा, अल्कोहल हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल हमारा बन जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ को एक प्रोसेस अब हमने पढ़ लिया है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है, बाय यूजिंग ईस्ट। ये हम चाहे बताएं या ना बताएं, लेकिन जो कन्वर्जन ऑफ शुगर है इनटू अल्कोहल, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा है फर्मेंटेशन। ऐसे ही बहुत सारे और मदद करते हैं हमारे। तो ये तो था हमारा खाने से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, जैसे हमने बात की कुछ बेकरी आइटम्स की या अल्कोहल की, ऐसी सारी चीज़ों की। अब हम बात करेंगे अब हमारी जो मेडिसिन्स हैं उनके बारे में, जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में, कैसे मदद करते हैं दवाइयों के अंदर। तो देखिए, कभी आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर आपको बोलता है कि ये एंटीबायोटिक्स हैं, आप ये ले लीजिए और ठीक हो जाएंगे। वो एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं ज़्यादातर हमारे कुछ बैक्टीरिया से भी बनाई जाती हैं, कुछ फंजाई से भी बनाई जाती हैं, और तो ठीक है। वो करती क्या है, वो हमारे एंटीबायोटिक्स, हम अगर बीमार हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें बीमार किए हुए हैं, ओके। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली बात तो उसकी ग्रोथ को रोकना है कि और ना बढ़े, और दूसरा उसको जहाँ पे रोका गया है वहाँ से उसको ख़त्म करते हुए लेके आना है। तो ये काम करेगा कौन, ठीक है। इसको करने के लिए बॉडी के अंदर बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भेजा जाता है, टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन, इस चीज़ की फॉर्म में दवाइयाँ भेजी जाती हैं अंदर, जो हम अपने ट्रूप्स भेजते हैं, ठीक है, लड़ाई करने के लिए उनसे। तो जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो एंटीबायोटिक्स जो खा रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और उससे हम दोबारा से हेल्दी हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको एक एडवाइस ऐसे ही देना चाहूँगा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डॉक्टर जितना बोलता है आपको उतना ही खाना चाहिए, उससे कम भी नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कम क्यों नहीं खाना चाहिए, अब मान लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर 10 पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और डॉक्टर को पता चल जाता है कि 10 पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या 20 है, वो आपके टेस्ट वेस्ट जो करवाता है उससे पता चल जाता है। तो डॉक्टर को पता है कि ये 10 पूरे हैं, तो इनसे लड़ने के लिए मैं बाहर से 10 भेजूंगा तो वो ठीक हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर आपको लगभग 10 टैबलेट देता है, ठीक है, कि आप ये खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। अब आपने लोगों में से 5 खाई और 5 छोड़ दी ऐसे ही। जो 5 जो खाई हैं आपने, उन 5 ने इनमें से 5 का सफाया तो कर दिया, लेकिन अभी 5 बचे हैं, और वो 5 क्या करेंगे, बाकी जो टैबलेट्स हैं वो आपने लेना बंद कर दिया। वो 5 खुद से फिर से भी यूज करेंगे और फिर से दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, बस हो जाएंगे। तो आप ठीक तो हुए नहीं, ओके। अब ज़्यादा क्यों नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा इसलिए नहीं खानी चाहिए कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप बाहर से एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स अगर खाते रहेंगे तो जो बाहर से आप जो खा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको जब मारने के लिए, उनको किल करने के लिए बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, तो हमारे लिए जो बेनिफिशियरी जो है, जो अच्छे जो हमारे दोस्त जो हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो ख़त्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर जितना बोलता है, जितना आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देता है, आपको उतने ही जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लेने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा मेडिसिन के। अब हमने क्या पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं, हमारे खाने पीने में हमने देखा कैसे मदद करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, हमारी दवाइयों में कैसे मदद करते हैं। तीसरा एक चीज़ अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के अंदर बड़ा मदद करते हैं, उसकी साफ सफाई करने में। कैसे, देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर एक एक्टिविटी है कि आप 2 पॉट लीजिए, पॉट ए और पॉट बी, उनका नाम रखना है। पॉट ए के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल आपके पास है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, इनके छिलके वगैरह या फिर कुछ
कुछ खराब जो फल या सब्जियां हैं वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, कोई प्लांट वेस्ट, कोई एनिमल वेस्ट डाल सकते हैं उसके अंदर। जो सेकंड पोट है उसके अंदर आपको जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है चीज़ें, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, ऐसी सारी चीज़ें आपने उसके अंदर डालनी है। तो उसके वजह से क्या होगा, देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वो खाना स्टार्ट कर देंगे, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप 6 से 7 हफ्ते बाद अगर ट्राई करेंगे, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो वो जो पोर्ट ए है उसके अंदर आप देखेंगे कि मैन्योर तैयार होना, खाद तैयार होना स्टार्ट हो गया है। जबकि जो पोर्ट बी है वो एज इट इज यूं का यूं है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उसको अगर आप देखें, वो अगर उसको कोई डिकम्पोज ना करे तो अर्थ के ऊपर बहुत सारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर ये जो कूड़ा कचरा है उसको फैलने से भी रोकते हैं। और दूसरा क्या मदद करते हैं, वो जो मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस मैन्योर को एज न्यूट्रिएंट पेड़ पौधे दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और हमारे जो कुछ और जो थोड़े बहुत फायदे पहुंचाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बचे हुए हैं हमारे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। और उसके साथ साथ जो हमारे थोड़े बहुत जो दुश्मन हैं, जो अच्छे नहीं हैं हमारे लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको नुकसान पहुँचाते हैं, उनके बारे में भी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ध्यान से मन लगा के आप लोग ये वीडियो एक बार देखना, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना। और उसके बाद जो आपकी NCERT की जो बुक है